गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 1 में चैप्टर 5 पढ़ेंगे और चैप्टर 5 है हमारा संज्ञा, नाउन। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का अर्थ ही है नाम। संज्ञा का अर्थ है नाम। संसार में कोई भी वस्तु या प्राणी बिना नाम का नहीं है। हम उसे नाम के द्वारा ही जानते हैं। नाम से हम प्रत्येक वस्तु, प्राणी अथवा स्थानों को पहचानते हैं और जानते हैं। अतः संज्ञा का अर्थ नाम होता है। तो हम देखेंगे संज्ञा की परिभाषा। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम बारी बारी से जानेंगे कि किस प्रकार संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, इसके बारे में। जैसे भारत एक विकासशील देश है, इसमें संज्ञा है भारत। नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता है, इसमें संज्ञा है नरेंद्र मोदी। गंगा एक पवित्र नदी है, तो इसमें संज्ञा क्या है? गंगा। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, तो इसमें क्या है? कुरान संज्ञा है। संज्ञा की परिभाषा। व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरी, अकबर, एंथनी, रीटा, लता, आशा, नज़मा, ये सभी व्यक्ति के नाम हैं। वस्तु गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज, पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी, ये सभी वस्तु के नाम हैं। प्राणी मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, बंदर, रीछ, हाथी, बकरी, ये सभी प्राणी के नाम हैं। भाव क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, मुख, भूख, प्यास, ये सभी भाव के नाम हैं। स्थान दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कोलकाता, मथुरा, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा, ये सभी स्थान के नाम हैं। संज्ञा के भेद। अब हम संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं, जो इस प्रकार है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, और चौथा समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान की रचना की, विशेष व्यक्ति है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। विशेष वस्तु ऋग्वेद, यह भारत के एक क्या है? मुख्य कोई वस्तु का नाम है ऋग्वेद। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। निश्चित स्थान जामा मस्जिद ये दिल्ली में स्थित है, जो क्या है? निश्चित स्थान है दिल्ली।
अब देखेंगे जातिवाचक संज्ञा परिभाषा। किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रानी किताब पढ़ रही है, इसमें सभी प्रकार के किताबों के बारे में कहा गया है। यहाँ किताब का अर्थ सभी प्रकार के किताब के बारे है, क्योंकि ये समूह में है। बच्चे विद्यालय जाते हैं, इसमें क्या है कि बच्चे, एक बच्चे के बारे में नहीं कहा गया है, बल्कि सभी प्रकार के बच्चों के बारे में कहा गया है। आज हम फल खाएंगे। फल, फल अर्थात एक फल के बारे नहीं, बल्कि कोई भी फल हो सकता है। जैसे हम आम के बारे में कह रहे हैं, तो आज हम आम खाए, तो यह भी एक जातिवाचक संज्ञा ही है, कहलाएगी, क्योंकि फल, बच्चे, किताब ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के संज्ञा ही हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा परिभाषा, ये संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थ तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तु बनती है एवं उनका माप तौल किया जाता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा परिभाषा, ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्ष, परिवार, सेना, जनता, अस्पताल, मंदिर, ये सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि इनमें देखा जाता है पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, कागज का दस्ता, सैनिकों का जत्था, चारों का गिरोह, गायकों की मंडली, कर्मचारियों का, मजदूरों का संघ, भेड़ों का झुंड, ये सभी क्या है, समूह में रहते हैं। ये निश्चित समूहवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों के किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा है दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य, ये सभी भाववाचक संज्ञा के आधार पर ही आते हैं, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा यानी कि हमारे भाव को बताते हैं। हमारे अंदर के जो भाव है, जो दया, शांति, क्षमा, घृणा, क्रोध, आक्रोश, मिठास, शत्रुता, मित्रता, ये सभी हमारे अंदर के भावों को हमें बताते हैं। तो ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा, मित्र से मित्रता, मनुष्य, मनुष्यता, मजदूर, मजदूरी, देव, देवत्व, ममता, ममत्व, चोर, चोरी। सर्वनाम शब्दों से बना है श, सत्व, अपना, अपनापन, निजी, निजता, अहम, अहंकार, प्राया, प्रायापन, सर्व, सर्वस्व। विशेषण शब्दों से बना है वीर, वीरता, खट्टा, खटास, आलसी, आलस्य, चालक, चालाकी, गहरा, गहराई, गरम, थकान, क्रिया से बना है थकान, थकावट, जीतना, जीत, हंसना, हंसी, सींचना, सिंचाई, लिखना, लिखाई, देखना, दिखावट। तो हम संज्ञा की परिभाषा तथा संज्ञा के भेद के बारे में अच्छी तरह से पढ़कर समझ चुके हैं। अब हम भाववाचक संज्ञाओं की रचना के बारे में जानेंगे। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण अन्य प्रकार के शब्दों के संयोग से संभव है। जातिवाचक संज्ञाओं, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं, सर्वनामों, विशेषणों
क्रियाओं और क्रिया विशेषणों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना की जाती है। ये हम अपने पुस्तक में देखकर समझ सकते हैं। आप अपना पुस्तक भी ध्यान से देखिए। क, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की रचना। तो हम जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में किस तरह से परिवर्तन करेंगे, किस तरह इसका निर्माण यानी रचना होगी, इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह से होता है। जातिवाचक संज्ञा मित्र, भाववाचक संज्ञा मित्रता। जातिवाचक प्रभु, भाववाचक प्रभुता। जातिवाचक मनुष्य, भाववाचक मनुष्यता। जातिवाचक समाज, भाववाचक सामाजिकता। जातिवाचक हिंदू, भाववाचक हिंदुत्व। जातिवाचक दुश्मन, भाववाचक दुश्मनी। जातिवाचक भाई, भाववाचक भाईचारा। साधु, साधुता। सेवक, सेवा। मानव, मानवता। रंग, रंगत। दानव, दानवता। वकील, वकालत। दोस्त, दोस्ती। लड़का, लड़कपन। विद्वान, विद्वता। नारी, नारीत्व। बच्चा, बचपन। माता, मातृत्व। बूढ़ा, बुढ़ापा। तो ये सभी क्या है, जातिवाचक से भाववाचक बनाने की प्रक्रिया, यानी कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह से होता है। तो ये हम सब समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे आगे ख, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की रचना। तो हम देखें जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की रचना के बारे। अब हम ख, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की रचना के बारे में जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण मनु, व्यक्तिवाचक मनु, भाववाचक मनुवाद। गांधी, गांधीवाद। मार्क्स, मार्क्सवाद। माओ, माओवाद। नेहरू, नेहरूवाद। लेनिन, लेनिनवाद। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा की रचना। सर्वनाम और भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा तो हमें पता है कि हमारे अंदर के जो भाव होते हैं तो वही क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम प्राया, भाववाचक संज्ञा प्रायापन। अपना, अपनत्व। निज, निजत्व। सर्व, सर्वस्व। अहम, अहंकार। आप, आपा। सौ, स्वत्व। मम, ममता। तो ये सभी सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा की रचना के बारे में है। तो ये आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब आगे देखेंगे घ, विशेषण से भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है। तो विशेषण किसे कहते हैं, तो आप सभी को पता है कि संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता यानी गुण, उसका गुण के बारे में उसका विशेषता बताती है, उसे ही हम विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, विशेषण है अच्छा और भाववाचक है अच्छाई। गहरा, गहराई। ऊंचा, ऊंचाई। लंबा, लंबाई। नेक, नेकी। गंभीर, गंभीरता। महान, महानता। उदार, उदारता। करुण, करुणा। सुखी, सुख। ठंडा, ठंडक। निर्धन, निर्धनता। सुगम, सुगमता। सरल, सरलता। मीठा, मिठास। गर्म, गर्मी। लाल, लाली। झूठा, झूठ। तो ये सभी क्या है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का बनाने की प्रक्रिया। तो
विशेषण क्या है तो आपको पता है, और भाववाचक क्या है ये भी पता है। तो आप सभी को विशेषण से भाववाचक संज्ञा की रचना के बारे में भी अच्छी तरह से जानकारी हो गई, आप समझ चुके हैं। तो आगे हम देखेंगे अंग क्रिया से भाववाचक संज्ञा की रचना के बारे में। क्रिया तो आप सभी को पता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की जो क्रिया काम के बारे में बताता है, उस काम का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे लड़ना क्रिया, तो भाववाचक निर्माण हुआ लड़ाई। सिलना, लड़ना ये काम है, सिलना ये काम है, तो सिलना का सिलाई। पीटना पिटाई, चढ़ना चढ़ाई। खोदना खुदाई, लिखना लिखाई। धोना धुलाई, पढ़ना पढ़ाई। तोड़ना तुड़ाई, बुनना बुनाई। पकड़ना पकड़, थकना थकान, चलना चाल। दौड़ना दौड़, बोलना बोल। सजाना सजावट, हारना हार। घबराना घबराहट, दिखाना दिखावट। खोजना खोज। क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा के बारे में देखें, अब हम क्रिया विशेषण के बारे में देखेंगे कि क्रिया के साथ साथ यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की जो क्रिया है उसके साथ साथ उसकी विशेषता या गुण के बारे में भी बताता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह होता है? क्रिया हम काम करते हैं लेकिन उसका तेजी या हम कम भाव से कर रहे हैं या वो हम तेज भाव से कर रहे हैं, तो वे क्या है? क्रिया विशेषण, यानी कि काम का जो गुण। जैसे राम तेज दौड़ता है, तेज, तो ये इसका विशेषता है विशेषण, और क्रिया है दौड़ता। तो उसी प्रकार शीघ्र भाववाचक हुआ शीघ्रता। क्रिया है क्रिया विशेषण निकट, भाववाचक संज्ञा निकटता। क्रिया विशेषण मना, भाववाचक मनाही। क्रिया विशेषण नज़दीक, भाववाचक नज़दीकी। क्रिया विशेषण समीप, भाववाचक संज्ञा समीपता। क्रिया विशेषण जरूर, भाववाचक जरूरत। कम कमी, तेज तेजी। जल्दी जल्दबाजी, दूर दूरी। हाँ हामी, अवश्य आवश्यकता। सहज सहजता, नित्य नित्यता। तो ये सभी है क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने की प्रक्रिया। अब हम आगे देखेंगे संज्ञा के प्रकारों का अंतः परिवर्तन, यानी कि संज्ञा के प्रकार के साथ साथ उसका परिवर्तन किस तरह से किया जाता है। कभी कभी संज्ञा का एक भेद दूसरे भेद के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे नीचे लिखे वाक्यों को देखिए और समझिए। पहला है, मनोहर जी मेरे परम मित्र हैं। दूसरा है, गांधी जी ने ही हमें स्वतंत्रता दिलाई। और तीसरा है, अल्प्स यूरोप का हिमालय है। अल्प्स यूरोप का हिमालय है। चौथा है, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। तीसरे और चौथे वाक्यों में हिमालय और शेक्सपियर को उनके विशेष गुणों के कारण तुलना करने के लिए जातिवाचक संज्ञाओं, महान कवि और विशाल पर्वतमाला के स्थान पर प्रयोग किया गया है। अतः इन दोनों वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाओं के रूप में प्रयोग की गई है। पहले और दूसरे वाक्यों में मनोहर जी और गांधी जी जातिवाचक संज्ञाएं हैं, परंतु इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप में प्रयोग किया गया है। गांधी एक जाति विशेष है,
दुनिया में कई गांधी होंगे, परंतु तीसरे वाक्य में गांधी जी का तात्पर्य राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी से है। इसी प्रकार चौथे वाक्य में मनोहर जी किसी व्यक्ति विशेष को ही दर्शाता है, संपूर्ण जाति को नहीं। तो इस प्रकार संज्ञा के प्रकारों का अंतः परिवर्तन होता है। इस प्रकार आज का हमारा 5th चैप्टर यहीं समाप्त होती है। तो हम पहले भी संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं, पहले से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, तो हम ज़रूर समझ गए हैं कि संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, और संज्ञा के प्रकार के बारे में भी हम समझ चुके हैं। तो आप अच्छी तरह से पढ़कर समझ लीजिए कि संज्ञा किसे कहते हैं, इनके कितने भेद हैं और इनकी परिभाषा किस तरह से, इनके परिवर्तन किस तरह से होते हैं। आप अपने पुस्तक पढ़कर अच्छी तरह से, वीडियो के साथ पुस्तक भी पढ़कर अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो हिंदी 1 का हमारा फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए सिलेबस यहीं समाप्त हुआ। तो हमारा सिलेबस है, फर्स्ट टर्म का सिलेबस है हिंदी 1 का लेसन 1 से 5th। लेसन 1 भाषा, व्याकरण, लिपि एवं बोली, दूसरा वन विचार, तीसरा शब्द विचार, चौथा शब्द विधान और पांचवा संज्ञा। तो ये सभी 1 से 5, लेसन 1 से 5 ये सभी हमारा फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए हिंदी 1 का सिलेबस है। तो इन सभी चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 में आप सभी को यदि कुछ समझ में नहीं आया, जो चैप्टर अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं समझाने की फिर से कोशिश करूँगी, आप मुझे मैसेज कीजिएगा। और हिंदी 2 का सिलेबस, हिंदी रीडर का सिलेबस है चैप्टर 1 से 6। चैप्टर 1 पद, 2 बूढ़ी काकी, 3 सरदार करतार सी सराबा, 4 न्याय दया का दानी, 5 देवी मैना, 6 फूल और कांटा। तो चैप्टर 1 से 6 फूल और कांटा तक हमारा सिलेबस है। तो इन सभी चैप्टर में आपको हिंदी 1 और 2 में जो समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं। दोबारा मैं अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी, आप ज़रूर पूछिए जो चैप्टर समझ में नहीं आया।